हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। आज गायनी की आखिरी क्लास है। मैंने जैसा कि आपसे पहले बता दिया था, आपसे जो वादा किया था कि 3 क्लास में पूरी की पूरी गायनी के जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी आपको पेश कर दी जाएगी, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। और ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर कवर कर ली जाएंगी। तो लाडलो बिना समय गंवाए अपना अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को जो नए साथी हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने जो प्यारे दोस्त हैं उनको ये क्लास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे कि सबको साथ लेके चलना है दोस्तों। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो इसके अंदर क्या है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि कौन से जंतु के अंदर या कौन से जानवर के अंदर प्रतिस्खलन वीर्य की मात्रा कितनी निकलती है। यह देखो सीधा का सीधा एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका आएंगे, बात करेंगे अपन सांड की बात करेंगे। तो सांड के अंदर बेटा 5 से 8 ml, ठीक है। 5 से 8 ml एक बार के अंदर अपन जो उसका कृत्रिम योनि द्वारा वीर्य का अपन क्या करेंगे, उसका कलेक्शन करेंगे, तो 5 से 8 ml अपने को सांड में मिलेगा। दूसरा क्या है, भेड़ के अंदर बेटा 1 ml मिलता है सिर्फ, ठीक है। घोड़े के अंदर मिलता है बेटा 125 ml, ठीक है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे पूछे गए हैं, तो चारों ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सूअर के अंदर 200 से 250 ml, ठीक है। तो ये क्या हो गई, मात्रा हो गई, एक बार में कितना मात्रा वीर्य की अपने को प्राप्त होती है। तो बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, ठीक है। पूरी क्लास के अंदर सारी, जो लास्ट क्लास है तो मैंने कहा था ना बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपको पेश कर देंगे। तो बिल्कुल इसको पूरे वीडियो को एंड तक देखें, और बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे फिर मत कहना कि गुरुजी हमारा गलत हो गया, ठीक है। हमने आपके लिए पूरी मेहनत करके ये बनाया है, ठीक है। तो फिर मत कहना कि गुरुजी आपकी मेहनत का कोई मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा सारे बच्चों को मज़ा आना ही चाहिए मेहनत का, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन बेटा, आगे बात करते हैं कि एआई के लिए वीर्य का आयतन। अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो कितना आयतन चाहिए। तो बेटा गाय और भैंस के अंदर 1 ml चाहिए, भेड़ बकरी के अंदर 0.2 ml के अंदर। देखो 1 ml तो मिलता है भेड़ से, ठीक है, लेकिन 0.2 ml के अंदर क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। अगला क्या है, घोड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, 20 ml। और लास्ट आ गया बेटा सुअरी के अंदर 50 ml आयतन चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आयतन की बात। अरे लाडलो बिल्कुल पास आ गई है एग्जाम, फटाफट क्या करना, अपने को रिवीजन करना है, ठीक है। और ऐसा करना है कि कोई चीज़ अपने से छूटे भी नहीं। तो आगे बोले गुरु जी, एक जो इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखो, ये तो इधर तो क्या हो गया क्वेश्चन, और इधर क्या हो गया ये आंसर, ठीक है। जैसे गाय और भैंस में एआई के लिए अपन एआई करते हैं, तो वीर्य कहाँ छोड़ते हैं, वो स्थान पूछते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ भी है, और आपके आने के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो बेटा गाय और भैंस के अंदर मिड सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स के बीचों बीच छोड़ेंगे, या तो या यूट्रो सर्विक्स, ठीक है, आधा यूट्रस में और आधा सर्विक्स के अंदर, ठीक है। तो बेटा इन दो का तो सेम ही है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके अंदर भी, भेड़ बकरी के अंदर भी कहाँ छोड़ते हैं, मिड सर्विक्स के अंदर या यूट्रो सर्विक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन बेटा घोड़ी के अंदर जब भी एआई करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो सीमन कहाँ छोड़ते हैं, वीर्य कहाँ छोड़ते हैं, गर्भाशय में, यूट्रस में, ठीक है। और चौथा क्या आ गया, सुअरी, तो सुअरी के अंदर भी कहाँ छोड़ते हैं बेटा, स्पर्म गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर ही छोड़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन एक अकेले जानवर का पूछ सकते हैं, कि जैसे पूछ लेंगे कि घोड़ी में एआई के लिए वीर्य छोड़ने का स्थान कौन सा है, या ये चारों दे देंगे कौन सा मिलान सही है या कौन सा मिलान गलत है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन है आपका गलत नहीं होना चाहिए। अरे यही तो हमारा मकसद है कि क्वेश्चन के फॉर्म में आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाए। अरे जितना टाइम तुम लगाओगे ना, उससे भी कम टाइम में करवा देंगे लाडलो आपका। अब जंतु की गाय और भैंस में एआई कोड़ने का समय कौन सा है। तो बेटा गाय और भैंस में ईस्ट्रस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे के बाद, यानी कि मिड हीट में, जब हीट चल रही हो ना, तो हीट के बीचों बीच, जिस टाइम पे हीट पीक पे रहती है, तो ईस्ट्रस जैसे अवस्था शुरू हुई उसके 12 से 18 घंटे के बाद अपन क्या कर देंगे, उसके अंदर एआई कर देंगे। भेड़ बकरी के अंदर भी क्या है बेटा, 12 से 24 घंटा, जैसे ईस्ट्रस शुरू हुआ उसके 12 से 24 घंटे बाद में अपन क्या कर देंगे, एआई कर देंगे। या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको बेटा मिड हीट भी मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। घोड़ी के अंदर बेटा ईस्टर्स के हर दूसरे दिन, जैसे ईस्टर से स्टार्ट हुआ
तो पहले दिन, फिर दूसरे दिन छोड़ देना, तीसरे दिन, फिर अगले एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन करना है हर दूसरे दिन तक, जब तक ईस्टर्स में रहती है वो, जब तक, ठीक है। और सुअरी में ईस्टर जैसे ही शुरू हुआ उसके एक दिन बाद क्या कर देंगे अपन, उसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान कर देंगे। बेटा ये देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं आपके, इधर ये क्वेश्चन हो गया और ये इधर आंसर हो गया, ठीक है। और अभी भी जो बच्चे ऐसे रह रहे हैं कि जो बोले गुरुजी लास्ट तक नहीं देखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बेटा फिर देखना, फिर कहेंगे ना अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि बेटा अब चाहे आप ये क्लास देख के करोगे शॉर्ट तरीके से, और फिर एक बार आप दोबारा उसके बाद में रिवीजन कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपसे गारंटी देता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस उम्मीद है कि आप पूरी क्लास देखें एंड तक, ठीक है, और बाद में आपका क्वेश्चन करें। अब बेटा देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे गाय और भैंस के अंदर वीर्य में शुक्राणुओं की कितनी सांद्रता होती है, मतलब कितने मिलियन शुक्राणु, 1 ml के अंदर कितने मिलियन शुक्राणु होते हैं। तो बेटा ये चीज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ तो कौन सी इंपॉर्टेंट है नहीं, शुक्राणुओं का प्रतिशत, ये इतना एग्जाम में नहीं पूछते। एग्जाम में क्या पूछते हैं कि वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता कितनी है, गाय भैंस में कितनी है बेटा, 1200 मिलियन पर ml, ठीक है। 1 ml के अंदर 1200 मिलियन शुक्राणु होते हैं गाय और भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर 3000, ठीक है, घोड़े के अंदर 120 मिलियन पर ml होते हैं, और सुअर के अंदर 270 मिलियन पर ml। अब बेटा एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया सीधा सीधा कि गाय और भैंस में वीर्य में शुक्राणुओं की सांद्रता 1 ml में कितनी होती है, या तो पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा कैसे कि सिर्फ आपको ये चारों ऑप्शन में दे देंगे और पूछ लेंगे निम्न में से किस जानवर में शुक्राणुओं की सांद्रता सबसे अधिक है, तो ये सांद्रता आपको दी हुई नहीं होगी ऑप्शन में, आपको पता रहना चाहिए कि गाय और भैंस में कितनी होती है, भेड़ों में कितनी होती है, घोड़े में कितनी होती है, और सूअर में कितनी होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे क्या करोगे आप, इसको क्वेश्चन को सही कर दोगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी सांद्रता आपको पता होनी चाहिए। अब बेटा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो सीधे के सीधे ऐसे कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाएंगे कि वीर्य के हिमशीतलन के लिए जो बेटा लिक्विड लेते हैं ना, जार में लिक्विड भरा होता है, आप सबको पता है ये चीज, कॉमन चीज है Ln2, इसलिए इसमें अपन ज्यादा टाइम खराब करेंगे नहीं, ठीक है। तरल नाइट्रोजन आप सबको पता है, Ln2 का तापमान कितना है, माइनस में 196 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी आप सबको पता है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर नहीं पता तो लाड लो, अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपन रिवीजन ही तो कर रहे हैं, पढ़ तो आपने सारा रखा है, और रिवीजन क्या करना है अपने को, फटाफट करना है, ताकि क्या होए पूरी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एक बार अपने दिमाग में रिवाइजन हो जाए। क्योंकि बेटा लास्ट में फिर कंफ्यूजन बहुत होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कई बार घूम के, तो उस टाइम कंफ्यूज हो जाता है, तो अगर आपका रिवीजन किया हुआ नहीं हो तो, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बार बार जोर दे रहा हूँ इस चीज पे, ठीक है। अब हिमशीतित वीर्य में क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट, ठीक है, जो वीर्य को क्या करे, जो ठंडा है ना, ये जो तरल नाइट्रोजन है, तो इसका तापमान तो बहुत कम है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वीर्य को कौन बचाता है, शुक्राणु को कौन बचाता है बेटा, ग्लिसरॉल बचाता है। यानी कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि वीर्य में क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा मिलाया जाता है, तो कौन सा मिलाया जाता है लाड लो, ये ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थाविंग का टेम्परेचर, ठीक है, थाविंग का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए। अपन स्ट्रा को जब एआई करते हैं ना, उससे पहले क्या करेंगे अपन 37 डिग्री पे 30 सेकंड के लिए अपन उसको रखेंगे गर्म पानी में, 37 डिग्री के गर्म पानी में। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कई लड़के क्या करते हैं, बोले गुरुजी बहुत ईजी तो है ही, इसको रखने की क्या, याद करने की क्या जरूरत है। बेटा अब देखो इसमें ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछते हैं, ये सिर्फ इनका आयतन, ठीक है। तो जैसे स्ट्रा का प्रकार, ये जर्मन स्ट्रा है, जर्मन स्ट्रा के अंदर कितना वीर्य का आयतन होता है, तो 0.25 ml, और फ्रेंच मिनी के अंदर भी 0.25 ml, इन दोनों के अंदर तो क्या होता है, वीर्य का आयतन सेम ही होता है 0.25 ml ही, ठीक है। कौन कौन सी के अंदर, एक तो जर्मन स्ट्रा के अंदर और दूसरा फ्रेंच मिनी स्ट्रा के अंदर। बेटा जो फ्रेंच मीडियम होती है उसके अंदर 0.50 ml होता है। तो आपको ये तीनों चीज, तीनों के आयतन ध्यान रखने हैं, ठीक है। अरे ये मैचिंग के अंदर भी आ सकता है ये क्वेश्चन, या फिर एक अकेली स्ट्रा के लिए भी पूछ सकते हैं कि किस स्ट्रा के अंदर कितना ml शुक्राणु होते हैं। तो जर्मन स्ट्रा के अंदर 0.25 ml, फ्रेंच मिनी के अंदर 0.25 ml, दोनों के अंदर सेम, और जो फ्रेंच मीडियम है उसके अंदर। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, बोलो गुरुजी 3 तो पढ़ ली, लेकिन जो सबसे कॉमनली जो बहुत भरपूर मात्रा में जो फील्ड में उपयोग करते हैं वो कौन सी स्ट्रा है, तो बेटा
सबसे अधिक काम में ली जाने वाली स्ट्रा फ्रेंच मिनी स्ट्रा है। ठीक है, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे अधिक काम में ली जाने वाली स्ट्रा के अंदर कितना ml वीर्य का आयतन होता है, तो 0.25 ml होता है बेटा मिनी का, अभी तो पढ़ाई है आपने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बहुत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, बीच बीच में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि मजा आ जाएगा। आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ऐसे मान लो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट जब भी तो कह रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बेटा, कहीं पता चले इंपॉर्टेंट चीज बता दी और वहीं आप चूक गए, फिर कहेंगे दूसरे कि गुरुजी ने बताया था। अब बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कि किस जानवर के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस मेथड से करते हैं। तो बेटा गाय भैंस में आप सबको पता है रेक्टोवेजाइनल मेथड से करते हैं। ये रेक्टोवेजाइनल मेथड क्या होता है? अरे बेटा हाथ तो रेक्टम में देते हैं, ठीक है, और जो एआई गन होती है वो कहाँ देते हैं? वेजाइना में। तो रेक्टोवेजाइनल मेथड हो गया, सीधी सी बात है। घोड़ी के अंदर क्या है बेटा? घोड़ी के अंदर जब भी अपन एआई करते हैं ना तो उस पर रेक्टम में हाथ नहीं देते। तो ये कौन सा मेथड हो गया? वेजाइनल मेथड। बेटा ये ध्यान रखना है, ऐसे मत सोच लेना कि घोड़ी भी बड़ा ही जानवर है तो उसके अंदर भी गाय भैंस की तरह ही करते होंगे। नहीं बेटा, गाय भैंस के अंदर तो रेक्टोवेजाइनल मेथड है, घोड़ी के अंदर सिर्फ वेजाइनल मेथड है। ठीक है, भेड़ बकरी के अंदर वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। बेटा एक वेजाइनल स्पेकुलम नाम का एक औजार आता है, एक तरीके से समझ लो एक इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं? एआई के अंदर करते हैं। और सुअर के अंदर कैसे करते हैं? सुअर के अंदर बेटा कोर्क स्क्रू पाइपेट मेथड होता है, कोर्क स्क्रू पाइपेट मेथड की वजह से करते हैं। अब ये आपको पता ही है, मैंने इसे यहाँ नीचे लिख भी दिया है, क्योंकि सुअरी की जो सर्विक्स है वो कैसी होती है? कोर्क स्क्रू आकार की। बेटा दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं कि सुअरी की सर्विक्स किस आकार की होती है, तो किस आकार की हो गई? कोर्क स्क्रू आकार की हो गई। और बेटा जो एआई गन यूज करते हैं ना वो भी कोर्क स्क्रू आकार की पाइपेट यूज करते हैं, तो कोर्क स्क्रू पाइपेट मेथड हो गया। तो लाड लो, कई कह रहे हैं गुरुजी बहुत स्पीड चल रहे हो। अरे बेटा रिवीजन तो स्पीड से ही होता है, ठीक है, क्योंकि पहले जो टाइम देना था वो तो निकल चुका है। अब तो क्या है, फटाफट अपने को रिवीजन करना है। बेटा जितनी ज्यादा बार जो लड़का रिवीजन करेगा, अब जो लड़का मेहनत कर रहा है, अब जिसने दिन रात एक कर दिया, अब जिसने खींच के पढ़ाई कर दी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इतने दिन आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, अगर उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ तो चाहे आपने कितना ही पढ़ा हो, आप कंफ्यूजन हो गई, 5-4 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने सही से रिवीजन कर लिया फिर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं भाई। अब बेटा ये देखो, सीधे सीधे क्वेश्चन बिल्कुल छांट के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो एस्पर्मिया, तो आपके क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि वीर्य का आयतन या मात्रा शून्य होना क्या कहलाता है? तो बेटा उसको बोलते हैं एस्पर्मिया, कि वीर्य है ही नहीं, वीर्य निकला ही नहीं। ठीक है, हाइपोस्पर्मिया, हाइपो का मतलब होता है बेटा कम। तो अगर वीर्य का आयतन कम हो जाए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? ये देखो बेटा, मैं कह रहा हूं ना थ्योरी के साथ साथ आपके एक तरीके से मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। ठीक है, तुम ऐसे मान सकते हो कि क्वेश्चन भी हो रहे हैं, थ्योरी हो रही है, डबल बेनिफिट हो रहा है इससे आपको। कि वीर्य का आयतन कम होना क्या कहलाता है? हाइपोस्पर्मिया। बेटा आयतन ज्यादा होने को बोलते हैं हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो वीर्य का आयतन सामान्य से अधिक हो गया ना, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने? हाइपर स्पर्मिया बोल दिया। ठीक है, तो बेटा सिर्फ स्पर्मिया आ रहा है ना तो आप आयतन समझ लो। अगर बेटा बीच में जू आ गया, ये देखो जू आ रहा है ना बीच में, अगर ये जू आ गया तो किसकी बात हो रही है? अब आयतन की बात नहीं होगी, अब क्या इसकी बात होगी? शुक्राणु की सांद्रता की बात होगी। लेकिन अगर देखो यहाँ तो कहीं जू नहीं है इनमें, तो इसमें किसकी बात कर रहे हैं अपन? आयतन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जू आ गया तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं? शुक्राणु की सांद्रता। बहुत लड़कों के ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक ट्रिक बता दिया मैंने। तो मैं कह रहा हूँ ना बीच बीच में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें। ठीक है, अब ए जूस्पर्मिया यानी कि वीर्य में ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। यहां भी ए का मतलब क्या हो गया? शून्य। तो यहां भी ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। मतलब कि वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता का शून्य होना क्या कहलाता है? ए जूस्पर्मिया। जहां शुक्राणु की सांद्रता आ गया ना मतलब जू आ गया। ठीक है लाडलो? बोले गुरुजी बिल्कुल सही बात है आपकी। अगला क्या है? नॉर्मोजूस्पर्मिया। नॉर्मोजूस्पर्मिया क्या होता है? कि वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता सामान्य, नॉर्मो मतलब नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल का मतलब हिंदी में क्या हो गया? सामान्य। तो अगर शुक्राणु क्वेश्चन आ गया कि वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता का सामान्य होना क्या कहलाता है? तो बेटा नॉर्मोजूस्पर्मिया कहलाता है। देखो सांद्रता आ गई ना, तो जू आ रहा है ना, ये जू आ रहा है। वैसे क्या है, देखो इसमें भी जू आ रहा है, ओलिगोजूस्पर्मिया। मतलब कि ओलिगो का मतलब बेटा क्या होता है? कम होना होता है ओलिगो का मतलब भी। तो वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता, ठीक है, शुक्राणु की सांद्रता क्या हो गई? सामान्य से कम हो गई। तो मैंने कहा था ना सामान्य से कम हो गई तो उसको क्या बोल देंगे अपन?
ओलिगोजूस्पर्मिया। देखा बेटा, इधर ये तो आंसर लिख रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन, आमने सामने लिख रहे हैं सारे। तो ये क्वेश्चन आंसर भी हो गया और आपकी थ्योरी भी फटाफट रिवीजन होगी। तो बेटा फटाफट करेंगे, देखो बिना समय गवाए, क्योंकि अब ये लास्ट का टाइम चल रहा है, इसमें अपन क्या करेंगे, स्लोबाजी या भाषणबाजी नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है। इसमें अपन काम काम की बात करेंगे। वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता का सामान्य से अधिक होना, पोली का मतलब क्या होता है बेटा, अधिक, ठीक है। और क्या आ रहा है, जू आ रहा है, जू मतलब आ रहा है, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, शुक्राणु की सांद्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है, पॉलीजूस्पर्मिया कहलाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, बोले गुरुजी बिल्कुल नहीं आ रहा, लाडलो बिल्कुल मजा आ गया फिर तो, ठीक है। अगली चीज क्या है बेटा, देखो जू आ रहा है तो मतलब फिर क्या, शुक्राणु की बात हो रही है यहाँ पे, आयतन वगैरह की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो नेक्रोजूस्पर्मिया मतलब क्या है, सभी शुक्राणु मृत मिलेंगे वीर्य के अंदर, वीर्य के अंदर कोई शुक्राणु जिंदा रहेगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि वीर्य में सभी शुक्राणुओं का मृत होना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो नेक्रोजूस्पर्मिया कहलाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन के टाइम में बना के लिखे हैं आपके लिए बिल्कुल। वीर्य में शुक्राणु की गतिशीलता का कम होना, कि बेटा शुक्राणु दौड़ते रहते हैं ना बिल्कुल फास्ट से, ठीक है, अगर वो गति कम हो गई तो उस कंडीशन में उसको क्या बोल देंगे अपन, एस्थेनोजूस्पर्मिया बोल देंगे, ठीक है। बोले गुरुजी बिल्कुल ठीक बात है। और अपनी जो लास्ट डेफिनेशन बच गई उसका नाम है टीरेटोजूस्पर्मिया। टीरेटोजूस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि वीर्य में अक्रियाशील या जो असामान्य शुक्राणु है, जिनमें कई, किसी की पूंछ टूटी हुई है, किसी की गर्दन टूटी हुई है, किसी का क्या टूटा हुआ है, तो मतलब अक्रियाशील या असामान्य शुक्राणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी ना, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, टीरेटोजूस्पर्मिया बोल देंगे। तो बेटा ये स्पर्म से रिलेटेड टर्म हो गई, और ये टर्म में बेटा देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी टर्म को गलत होने का मतलब समझ रहे हो आप, बहुत लोगों से खाम का पीछे जाना, क्योंकि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन गलत होता है तो वो तो ऐसे मान लो कि बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो फिर क्या है, फिर तो गलत बात है ये। अगली चीज क्या है बेटा, देखो दो चीजें आती हैं, एक तो होता है नरबांझपन, ठीक है, इनफर्टिलिटी बोलते हैं जिसको, और एक होता है नपुंसकता। अब इनमें देखो दोनों सेम सेम सी टर्म लगती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, कैसे क्या है कि अगर बच्चा पैदा करने की अस्थायी असमर्थता हो, अस्थायी का मतलब कि जब उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे ना तो फिर बाद में वो बच्चा पैदा करने लायक हो जाएगा, ठीक है। तो अस्थायी असमर्थता हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, नरबांझपन, मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और उपचार से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ये बात चाहे मत ध्यान रखो आप, लेकिन बात क्या ध्यान रखना आपको, बच्चा पैदा करने की अस्थायी असमर्थता, ठीक है। स्थायी परमानेंट बच्चा करने की असमर्थता नहीं हो जाती, थोड़े दिन के लिए असमर्थता हो जाएगी, ठीक है। और नपुंसकता क्या होती है, स्टरलिटी क्या होती है, कि वो स्थायी असमर्थता, कि वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो समझ गए, स्थायी असमर्थता बच्चा पैदा करने की हो गई, उसको क्या बोल देंगे, नर नपुंसकता। और अस्थायी असमर्थता हो गई बच्चा पैदा करने की, तो उसको बोल देंगे नर बांझपन। अरे गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो लाडलो फटाफट चलते हैं अपने, ठीक है। अब देखो, ठीक है, बांझपन के कारण क्या क्या हो गए, ठीक है, ये तो पेनिस का ब्रोकन पेनिस, ठीक है। अब बेटा ये ब्रोकन पेनिस तो चाहे आप याद रखो मत रखो, ये एक डेफिनेशन है, ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि शिश्न और प्यूपिस की सूजन, या बोल देंगे शिश्न और प्यूपिस की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेलेनोपोस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इन्फ्लेमेशन वाले है ना, देखो आइटिस आ रहा ना आखिर में, मैंने कहा जहां आखिरी में आइटिस आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो सूजन है। तो बेलेनोपोस्टाइटिस मतलब क्या हो गया, शिश्न और प्यूपिस की सूजन। प्यूपिस तो आपको पता ही है क्या होती है। फिर अगला क्या है, फीमोसिस। फीमोसिस क्या है बेटा, कि शिश्न का प्यूपिस से बाहर न निकलना, ठीक है। शिश्न क्या रहेगा, बाहर निकलेगा ही नहीं प्यूपिस से, ठीक है। और दोनों देखो, ये दोनों उल्टी है एक दूसरे की, विपरीत है। तो फीमोसिस तो आपको पता लग गया। पैराफीमोसिस क्या होता है कि शिश्न का, एक बार शिश्न प्यूपिस से बाहर तो निकल जाएगा लेकिन वापस अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में देखो, मैं जब तो कहता हूं क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर करना है, नहीं तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर पूछे कि शिश्न का वापस प्यूपिस में अंदर ना जाना, तो उसको बोलेंगे पैराफीमोसिस। और अगर प्यूपिस से बाहर ही नहीं आए तो उस कंडीशन को बोल देंगे फीमोसिस, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता लग ही गया। बोले गुरुजी बिल्कुल पता लग गया। अगर पूछ लें एग्जाम में क्वेश्चन कि शिश्न का टेढ़ा होना, ठीक है, टेढ़ा हो गया, तो क्या बोल देंगे उसको, फेलोकैम्सिस बोल देंगे, ठीक है। इस कंडीशन को बोलेंगे फेलोकैम्सिस। और डाईफेलस, डाई का मतलब होता है बेटा दो, आप सबको पता है डाई का, तो शिश्न का दो भागों में विभाजित होना,
इसको कंडीशन को क्या बोल देते हैं अपन, डाइफेलस कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज क्या है बेटा, अगली चीज है इम्पोर्टेंसिया जेनेरेंडी, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाली डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये देखो इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि निषेचन की क्षमता ना होना या निषेचन में असमर्थता, निषेचन हो ही नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी बोल देंगे इस कंडीशन को। ठीक है, तो बेटा ये एग्जाम में अगर सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा कि निषेचन की क्षमता ना होना क्या कहलाता है, या क्या पूछ लेंगे, निषेचन में असमर्थता, इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इंपोर्टेंसिया जेनेरेंडी कंडीशन बोल देंगे। ठीक है, फिर एक दो इंपॉर्टेंट चीज और आ सकती हैं, वो कैसी आ सकती हैं वो फटाफट आपको बता देता हूं ना। अगली चीज क्या है, डाइडेम इफेक्ट। ठीक है, डाइडेम इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जो शुक्राणुओं की केंद्रक झिल्ली अंदर धस जाती है, ये देखो ये अंदर धस रही है ना, ऐसे अंदर धस जाती है शुक्राणुओं की केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो अंदर धस जाइए, और अंदर धस से कैसा हो जाता है, देखो नेकलेस जैसा हो जाता है, ये देखो नेकलेस जैसा। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, डाइडेम इफेक्ट बोल देते हैं। एक क्या होता है, नोब्ड स्पर्म। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि शुक्राणुओं के एक्रोसोम का विकार है, कौन सा शुक्राणु, फिर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डाइडेम इफेक्ट, नोब्ड स्पर्म, या दोनों, या कोई नहीं। तो आप क्या कर दोगे, नोब्ड स्पर्म है वो शुक्राणु के एक्रोसोम, एक्रोसोम पता है ना शुक्राणु के आगे आगे पाया जाता है एक्रोसोम, उसका विकार है। अगला क्या है, डैग इफेक्ट। ठीक है, डैग इफेक्ट क्या होता है बेटा, शुक्राणु की पूंछ का मध्य भाग से लिपट जाना, जो शुक्राणु की पूंछ है ना सबसे आखिरी, वो क्या करेगी, शुक्राणु के बीच के भाग के चारों तरफ लिपट जाएगी, सीधी नहीं रहेगी। तो बेटा अगर वो पूंछ लिपट गई तो क्या होगा, शुक्राणु गति नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूंछ से ही तो गति करता है। और बेटा ये कंडीशन होती क्यों है, जिंक की सांद्रता बढ़ने से। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो एग्जाम में कैसे पूछेगा कि शुक्राणु की पूंछ का मध्य भाग से लिपट जाना क्या कहलाता है, बेटा उसको डैग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपको हमें ज्यादा याद नहीं रहती, इसलिए तो कहता हूं ना बेटा, एक दिन पहले सारी चीजें, एक दो दिन, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये जो लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ ये चीज आपको, गुरुजी इतनी बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा इन चीजों पर जोर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी इसलिए बोल रहा हूँ, अब तो आपको लग रहा होगा गुरुजी इतनी बार क्यों बोलते, लेकिन बाद में लगेगा कि यार उस दिन गुरुजी सही कह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लड़के उसके बाद में भी रिवीजन नहीं करते। ठीक है, बाद में भी अलग ही खेलों में लगे रहते हैं। एक क्या बेटा, कोर्क स्क्रू डिफेक्ट, कि शुक्राणु का मध्य भाग कैसा हो जाएगा, कोर्क स्क्रू जैसा हो जाएगा, लेकिन ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 2-3 चीजें है ना, तो आपको इसमें टाइम खराब आपका नहीं करेंगे। ये चीजें एक दो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी है ना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि वृषणों का विकास ना होना, वृषणों का विकास होगा ही नहीं, अविकसित रह जाएंगे वो, तो उस कंडीशन को तो क्या बोलेंगे बेटा, टेस्टिकुलर एप्लासिया, कि वृषणों का विकास हुआ ही नहीं, तो क्या कंडीशन बोल दिया उसको, टेस्टिकुलर एप्लासिया। अगर आ जाए कि वृषणों का विकास कम विकास होना, ठीक है, अगर विकास हुआ ही नहीं तो उसको तो टेस्टिकुलर एप्लासिया बोल देंगे, और अगर कम विकास हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया। देखो इनमें कंफ्यूजन हो गया ना, मतलब आदमी कंफ्यूजन हो ही जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या क्या कर रहा हूं कि लास्ट में आपको रिवीजन करना है, क्योंकि देखो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि विकास ना होना, तब तो क्या हो गया, टेस्टिकुलर एप्लासिया, और कम विकास होना तो हो गया टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया। और ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है कि जो वृषण है वो उदर गुहा में रह जाते हैं, स्क्रोटम में नहीं आते। ठीक है, तो बेटा ये इतना कॉमन क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये कर दोगे आप सही, बोले गुरुजी बिल्कुल कर देंगे। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या हो गया कि वृषण का उदर गुहा के अंदर ही रह जाते हैं वो। ठीक है, और ये कंडीशन बेटा घोड़े में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, वो तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए ये क्रिप्टोर्चिडिज्म की। ठीक है, और नीचे वाली चीज़ आपको पता हो या नहीं हो। अगली क्या है बेटा, ये बीच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ कौन सी, अगली चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये हर्मेफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन आपको मैंने पिछले जो टेस्ट जो आपको करवा रहा हूँ मैं अपने चैनल पे, उस पर आपको मैंने ये दिया भी था हर्मेफ्रोडाइट का, कि वृषण और अंडाशय एक ही पशु में हो, दोनों के दोनों। ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे, हर्मेफ्रोडाइट। और ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी था पहले भी, ये क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है कि एक ही जानवर के अंदर वर्षण भी होगा और अंडाशय भी होगा, तो उस जानवर को अपन क्या बोलेंगे, उसको हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ अगर गलत हो जाती तो फिर बेटा बहुत दुख होता है। ठीक है, मैं मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ आपके लिए, मैं पूरा पूरा टाइम दे के अपना, ठीक है, और फिर ये इतनी मेहनत इतने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। भाई अपना तो यही है, छोटे भाइयों का सिलेक्शन हो जाएगा, अपने को और क्या चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, शुक्राणु की विषमता, प्राथमिक विषमताएं। ठीक है, तो प्राथमिक विषमताएं क्या होती हैं, जो बेटा सेमिनिफेरस नलिका या जर्मिनल एपिथेलियम है ना, उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न हो। तो बेटा जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, जिससे शुक्राणु बनते हैं, और सेमिनिफेरस नलिका आपको पता ही है, जिसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। बेटा जहाँ शुक्राणु बन रहे हैं ना, ठीक है, उसको बोलेंगे प्राथमिक विषमता। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्राथमिक विषमता कहाँ से उत्पन्न विकार है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेमिनिफेरस नलिका, बी जर्मिनल एपिथेलियम, सी ए और बी दोनों। तो आप कर दोगे क्वेश्चन। अगर बात कर लें कि द्वितीय विषमता की बात करें, प्राथमिक तो हो गई, द्वितीय विषमता की बात करें तो शुक्राणु में सेमिनिफेरस नलिका के नलिका होगी ना, उसके अंदर जो उत्पन्न हो रहे थे उसको तो प्राथमिक बोल दिया। अगर सेमिनिफेरस नलिका से निकलने के पश्चात हो रहे हैं उत्पन्न विकार, कोई भी अबनॉर्मलिटी या कोई भी विकार सेमिनिफेरस नलिका से निकलने के बाद में हो रहा है, जब तक सेमिनिफेरस नलिका के अंदर हो रहा है तब तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी या प्राथमिक। और अगर उससे निकलने के बाद हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, अपने द्वितीय बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि एपिडाइमस और वास डिफरेंस में। तो ये बेटा ये लाइन चाहे मत याद रखो, ये पहली लाइन आपको याद रखनी है। तीसरा तृतीय। तृतीय क्या होता है बेटा, तृतीय विषमता क्या होती है कि शुक्राणु का इजेक्युलेशन या स्खलन के बाद, इजेक्युलेशन मतलब कि शरीर से बाहर निकल गया शुक्राणु, उसके बाद उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसमें बाद में कोई उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, तो बेटा वो आ गया तीसरा। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको मैं यहाँ दो अपनी जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको और बता देता हूं मैं, कि एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं। तो एक प्राथमिक oocyte से हमेशा बेटा एक ही अंडाणु बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको ध्यान रखना है कि एक प्राथमिक oocyte से कितना अंडाणु बने, सिर्फ एक ही अंडाणु बना। अब बेटा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रसव के बाद कुछ दिन बाद तक योनि से तरल स्राव निकलना, जिसको बेटा गाँव के देसी भाषा में क्या बोल देते हैं कि ये मेला चल रहे हैं या मेला छांट रही है। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बेटा लोचिया या सेकंडस बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रसव के पश्चात कुछ समय तक योनि से तरल स्राव निकलना, उस कंडीशन को क्या बोल देंगे, लोचिया या सेकंडस। ठीक है, अगली टर्म क्या है, वैक्सिंग। ठीक है, वैक्सिंग क्या होती है बेटा कि घोड़ी में प्रसव के कुछ समय पहले थनों से वैक्स जैसा पदार्थ निकलता है। ठीक है, घोड़ी जैसे ब्याने वाली होती है ना, उससे थोड़ी देर पहले वैक्स जैसा पदार्थ निकलेगा, तो आपको पता लग जाएगा घोड़ी अब क्या हो, ब्याने वाली है। तो उस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपन, वैक्सिंग बोल देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये क्या है कि मृत और जीवित शुक्राणु की गणना किस टेस्ट से करते हैं, तो उसका नाम है बेटा इयोसिन निग्रोसिन डाई मेथड। ठीक है, यह आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना डीप में आपके नहीं आएगा क्वेश्चन। बस आपको तो क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि मृत एवं जीवित शुक्राणु का इयोसिन निग्रोसिन डाई मेथड द्वारा क्या करते हैं, उसकी जांच करते हैं। बस ये ध्यान रख लो, ये आपको ध्यान नहीं रखना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा सिर्फ आपको, जो जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला क्या है, ये लाइन भी आप चाहे रहने दो, ये पूछेंगे नीचे वाली, सूडो प्रेगनेंसी की संभावना किस में अधिक होती है। तो बेटा कुतिया के अंदर। सूडो प्रेगनेंसी क्या कि उसके अंदर बच्चे होंगे नहीं, लेकिन वो कुतिया प्रेग्नेंट की तरह व्यवहार करेगी, प्रेग्नेंट की तरह बिहेव करेगी, तो उसको बोलते हैं सूडो प्रेगनेंसी, जो सब ज़्यादा किसके अंदर मिलती है, कुतिया के अंदर मिलती है। ठीक है, एक जो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। ठीक है, तो बेटा वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सेमिनिफेरस नलिका। सेमिनिफेरस नलिका क्या है, वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना है, इसको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और लाडलो मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपसे 2 सेकंड मांग रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 सेकंड इसीलिए कि आप हमारे चैनल को जब भी वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप जब भी वीडियो देखकर खत्म करो, उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सिर्फ आपकी 2 सेकंड लगेगी। ठीक है,
तो ताकि आपको वीडियो हमारे आते रहेंगे, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो आपको इतना सा काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। 2 ही काम करने हैं। बाकी अगर आप ये काम करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, तो हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम समझेंगे कि आपको इंटरेस्ट है पूरी क्लास पढ़ने में। ठीक है। पंपिनीफॉर्म प्लेक्सस, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य बेटा तापमान नियंत्रण का है। ठीक है। जो वर्ण है ना, उसके तापमान का नियंत्रण काम किसका है? पंपिनीफॉर्म प्लेक्सस का है। ठीक है। और बस एक लास्ट क्वेश्चन बच गया अपना ये, कि मुर्गी की अंडवाहिनी में 5 भाग होते हैं। ठीक है। 5 भागों के नाम पूछ लेंगे, कि ऑप्शन आपको ऑप्शन में दे देंगे, इन्फंडिबुलम, मैग्नम, इस्थमस, सभी। तो आपको क्या करना है? सभी करना है। या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि मुर्गी की अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं, तो कितने होते हैं बेटा? 5 भाग होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला इन्फंडिबुलम, दूसरा मैग्नम, तीसरा इस्थमस, चौथा यूट्रस और 5वां वेजाइना या क्लोइका। ये 5 भाग किसके हैं? मुर्गी के अंदर अंडवाहिनी के हैं। तो लाडलो, अपनी मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 2.5 से 3 घंटे के बीच में आपकी पूरी गायनी मैं कवर कर दूंगा। पूरी गायनी के जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के तरीके से, ऐसे लगाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है, वो सारी चीज आपकी कवर कर दूंगा मैं। ठीक है। और वैसा मैंने कर दिया। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। आपको अच्छा लगे हो तो कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। और बेटा लास्ट में कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। आपको अपने दोस्तों से भी आप चाहे सब्सक्राइब करने की मत बोलो, क्योंकि अभी पढ़ने का टाइम है। तो सिर्फ आप जो वीडियो देख रहे हो सिर्फ वो सब्सक्राइब करो। अपने को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जिनको फ़ायदा हो रहा है, जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, कम से कम वो हमारा साथ दें। ठीक है। और लाडलो, हम आगे भी आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप हमें बताओ कि कौन सी सब्जेक्ट की और लेके आनी है। ठीक है। तो उसके बाद में आपकी हम आगे भी मदद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है कि हमारे छोटे भाई हैं, हमारे लाडले भाई हैं। ठीक है। उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।